चौपो की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 18 दिसंबर की पहली शिफ्ट के पेपर का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले खेल जगत से शुरू करते हैं। पहला ही सवाल था 1951 के पहले एशियाई खेलों के बारे में। पूछा गया था कि भारत की रैंक क्या थी। 1951। सोचिए, देश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल हुए और भारत इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहा है। उस समय भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर था। दूसरा स्थान, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी। जापान पहले स्थान पर था और भारत ठीक उसके पीछे। हमने कुल 51 पदक जीते थे। 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दुनिया के मंच पर एक नए राष्ट्र का आत्मविश्वास था। बिल्कुल। और देखिए, सवाल सिर्फ यहीं नहीं रुका। इसकी तुलना आज से की गई है। पेपर में 2023 के खेलों का भी जिक्र था। हाँ, चीन के हांगझो में जो हुए थे वहां भारत चौथे स्थान पर रहा, लेकिन 107 पदकों के साथ। और यही तो पूरी कहानी है। 1951 के 51 पदकों से लेकर 2023 के 107 पदकों तक का सफर। ये दिखाता है कि हमारी खेल नीतियां, हमारा निवेश, सब कितना बदला है। ये तो है। वैसे अगले एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में होंगे, है ना? जी। और एक और दिलचस्प तथ्य ये है कि सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल थाईलैंड में हुए हैं, 4 बार। भारत में 2 बार हुए, 1951 और 1982, दोनों ही नई दिल्ली में। अच्छा, अब खेल की संस्थाओं पर भी एक सवाल था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAFF की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना 1912 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुई थी। लेकिन आज तो इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, नाम बदल गया है और मुख्यालय मोनाको में है। ये खेलों के बढ़ते व्यवसायीकरण को दिखाता है। और भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन वो कब बनी? वो 1946 में बनी थी, मतलब आजादी से भी पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आते हैं ओलंपिक पर। एक क्लासिक सवाल था कि सबसे ज्यादा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? ये तो शायद सबको पता होगा, अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स। जी, कुल 23 स्वर्ण पदक। ये आंकड़ा ही अपने आप में अविश्वसनीय है। ये व्यक्तिगत उत्कृष्टता की मिसाल है। लेकिन पेपर में भारत के प्रदर्शन पर भी सवाल थे, जैसे 2016 के रियो ओलंपिक के बारे में। हाँ, उस साल हमने सिर्फ 2 पदक जीते थे और दोनों ही रजत। PV सिंधु बैडमिंटन में और साक्षी मलिक कुश्ती में। लेकिन उसके बाद 2021 के टोक्यो ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते। वो हमारा अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। बिल्कुल, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। ये जो उछाल है 2 से 7 पदकों का, ये बहुत बड़ा है। और तो और पेरिस ओलंपिक 2024 में हमने 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य। मतलब अब हम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल और था, महिलाओं की भाला फेंक प्रतियोगिता को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। देखिए परीक्षक कितनी गहराई में जा रहा है। सच में। और हॉकी की तो बात ही अलग है। भारतीय हॉकी टीम ने अब तक कुल कितने ओलंपिक पदक जीते हैं? कुल 13 पदक, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य शामिल हैं। ये एक विरासत है, एक सुनहरा दौर था हमारा। वैश्विक राजवंश कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और खेल के नियमों पर भी एक आसान सा सवाल था। फुटबॉल में गेंद को हाथ या बाजू से छूना मना है। जी, सिर्फ गोलकीपर अपने पेनल्टी एरिया में ऐसा कर सकता है। तो देखिए, खेल के भी अपने नियम होते हैं। और यहीं से हम आते हैं देश को चलाने वाले नियमों पर, यानी हमारे संविधान पर। बहुत अच्छा उबगांग। और संविधान पर भी कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल थे। एक सवाल था राष्ट्रपति शासन को लेकर, कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ज्यादातर लोग इसका जवाब तुरंत अनुच्छेद 356 सोचेंगे। हाँ, मैंने भी वही सोचा था, लेकिन इसमें एक पेच है। और वो पेच है अनुच्छेद 365। ये अनुच्छेद कहता है कि अगर राज्य केंद्र के निर्देश नहीं मानता तो राष्ट्रपति ये मान सकते हैं कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। अच्छा, तो 365 आधार बनाता है और फिर उस आधार पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ याददाश्त का नहीं, प्रक्रिया की समझ का टेस्ट है। वाह। एक और ऐसा ही सवाल था, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 साल करना, ये किस संशोधन से हुआ? ये था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। और ये 1989 में लागू हुआ। जी, राजीव गांधी सरकार के समय इसने रातों रात करोड़ों युवाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया। इसने अनुच्छेद 326 में बदलाव किया था। अब एक सवाल था संविधान के स्रोतों पर। मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ये जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। लेकिन यहाँ भी एक और गहरा तथ्य जानना जरूरी है। कौन सा? कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। हाँ, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जी,
और ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ा गया था। ये हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता दिखाता है। सही बात है। अब एक थोड़ा वैचारिक सवाल था। पूछा गया था कि इनमें से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। अच्छा, क्या विकल्प थे? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन और एकल नागरिकता। तो जवाब होगा एकल नागरिकता। देखिए, लिखित संविधान और शक्तियों का बंटवारा तो संघवाद की मूल बातें हैं, लेकिन एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, संघवाद की नहीं। मतलब ये हमें एक मजबूत केंद्र की ओर ले जाती है। एकदम। इसी तरह राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी एक सवाल था कि इनमें से कौन सी उनकी शक्ति नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को संदेश भेजना, ये सब तो उनकी शक्तियां हैं। हाँ, लेकिन कानून का मसौदा तैयार करना उनकी शक्ति नहीं है, वो काम संसद का है। ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। और संसद की बात आए तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, ये भी पूछा गया था। इसका जवाब है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। उनका चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत होता है। और एक बहुत ही चर्चित विषय पर भी सवाल था, यूसीसी। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक समान नागरिक संहिता। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है। जी, ये विवाह, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रस्ताव है। और हाल ही में उत्तराखंड इसे राज्य स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का लक्ष्य क्या है? वित्तीय समावेशन, यानी हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में। साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में। जी। कुछ और भी विविध सवाल थे, जैसे मनोज जोशी जो 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें किस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? उन्हें भूमि संसाधन सचिव नियुक्त किया गया है। और एक सवाल उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2025 से था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ राज्यपाल कौन थी? वो थी आनंदीबेन पटेल। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के अनुसार वास्तविक अपराधी किसे माना जाता है? इसके अनुसार वे सभी व्यक्ति जो किसी अपराध को अंजाम देने में किसी भी तरह से शामिल होते हैं, वे अपराधी माने जाते हैं। ये एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। और शास्त्रीय नृत्यों पर भी 2 सवाल थे। सत्रिया और ओडिसी पर। सत्रिया असम का है और ओडिसी उड़ीसा का। छऊ को मिलाकर 9 मानता है। जी, ये छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।